अच्छा जी, पहले थोड़ा सा हूप का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बेसिकली ऊप क्या है? ऊप जो है एक गाइडलाइन है प्रोग्रामर के लिए कि एक कोड को ना कि सिर्फ लिखना है लेकिन एक एफिशिएंट वे में लिखना है ताकि वो बाद में भी इजीली मैनेज हो जाए। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो ये कि प्रोग्रामर और डेवलपर में क्या फ़र्क है। बेसिकली जिसको हम अक्सर कोडर भी कहते हैं कि ये कोडर है या डेवलपर है, ठीक है, उसमें और प्रोग्रामर में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली ऊप पैराडाइम जो है ये हमें इस चीज़ का फ़र्क जो है वाज़िया बताता है। जो प्रोग्रामर होता है उसने एक पैराडाइम, एक ऊप है ना, ऊप एक पैराडाइम है। जो प्रोग्रामर है उसने एक पैराडाइम यूज करके एक किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना होता है। और फिर जब वो डिज़ाइन हो जाता है, डिज़ाइन में उसकी मॉडलाइजेशन भी आ जाती है, ठीक है, उसका सारा स्ट्रक्चर भी आ जाता है, उसका डेटा फ्लो डायग्राम भी आ जाती है, उसका सारा का सारा जो भी जहाँ से डेटा आना है, जहाँ डेटा जाना है, कि कौन सा रिलेशनशिप बनना चाहिए, किस एक स्पेसिफिक एंटिटी का किस दूसरी स्पेसिफिक एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनना चाहिए, वो सारा का सारा प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है। उसके बाद का जो काम है वो कोडिंग का है, ठीक है। आप कह लें कि जो कोडिंग का काम है वो बहुत ही थोड़ा होता है, ज़्यादा काम जो प्रोग्रामर का होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी पैराडाइम यूज करके, आइदर प्रोसीजरल पैराडाइम है या ऑब्जेक्ट एंट्री पैराडाइम है, कोई भी पैराडाइम यूज करके उसने किसी प्रॉब्लम को पहले डिजाइन करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, जो सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है, वो प्रिंसिपल लीड्स टू लेस एरर इन द कोड, इज कोलैबोरेशन अमंग द डेवलपर एंड इज इन मेंटेनेंस। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर हम कोड को रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है, और उसमें कोई भी चीज़ कहीं से भी एक्सेस हो सकती है, तो वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। लेकिन ऊप के अंदर क्या है, हम चीज़ें बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर जो एंटिटीज़ हैं उनकी आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एंटिटीज़ मीन हम क्लासेस कह लेते हैं, ठीक है। उनकी हम आपस में कोलैबोरेशन बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लाइक अगर पर्सन वन है, ठीक है, अब हम अगर पर्सन की क्लास बनाते हैं उसमें पर्सन जो है वो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, ठीक है। अब हमने टीचर और स्टूडेंट की कोलैबोरेशन करवानी है, दो तरह के पर्सन है ये, तो उनकी कोलैबोरेशन जो है बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। वो डेटा शेयर आपस में बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर हमने ऊप का पैराडाइम फॉलो किया। इस इस तरह थर्ड पॉइंट जो है, इजी टू रीयूज द कोड, ठीक है। अब जो आपका कोड है वो रीयूज बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। लाइक आपने पर्सन का कोड लिख दिया, उसके बाद आप टीचर, स्टूडेंट, जो कोऑर्डिनेटर स्टाफ है और फर्दर जो भी पर्सन टाइप के लोग आते हैं, पर्सन टाइप की क्लासेस बनती हैं, अ, उसमें जो पर्सन का कोड है वो इजीली रीयूज हो सकता है। जी, आपने स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा। इसको ज़रा डिटेल से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एक तो क्लियर हो जाए कि स्ट्रक्चर और क्लासेस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप होती हैं, ठीक है। करेक्टर हो गया, इंट हो गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कहते हैं कि जो करेक्टर है ना, अ, वो आपका होगा फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, ठीक है, और लास्ट नेम। इसी तरह आपका इंट टाइप जो है वो होगा आपका NIC, ठीक है। अब आप एक तो ये काम कर सकते हैं कि ये एक, जिस तरह ये ब्लू वाला है कंप्लीट, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह आप फर्दर जो सब स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो ये पॉइंट कह रहे हैं, वो सब स्ट्रक्चर ये बेसिकली NIC नंबर जो है, ये फर्दर इसकी तीन फील्ड हो सकती हैं, ठीक है। आपका जो NIC नंबर है वो तीन फील्ड पे डिपेंड करता है ना, दो डैशेज जिसमें आती हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर आप सब स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा डिपेंड ये कर रहा है कि आप किस तरह चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, जिस तरह ये एग्जांपल है। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ना मेन, वो स्ट्रक्चर रिकॉर्ड है। उसके बाद उसका जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, NIC आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हाइट है। अब ये चार फील्ड हैं
इस स्ट्रक्चर की। तो बेसिकली NIC नंबर है ना, यहाँ पर ये वाला जा रहा है इधर को, ये सब स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, अब इसकी जो है वो 3 फील्ड है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये एक कंप्लीट जो है ये स्ट्रक्चर है। इसके हम जितने मर्जी चाहे ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसका ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, स्ट्रक्चर की बेसिकली जितनी मर्जी टाइप से जो है ना वो हम बना रहे हैं। या NIC की कोई डाटा टाइप तो नहीं दी हमने स्ट्रक्ट रिकॉर्ड में, तो वो देनी नहीं चाहिए। NIC की डेटा टाइप है बेटा, ये स्ट्रक्चर है ना NIC एक तरह का, ये देखो। अच्छा सही है, सही है। मजीद स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, अब वो रिकॉर्ड था ना स्ट्रक्चर उसका, तो रिकॉर्ड पर्सन 1 आ गया, रिकॉर्ड पर्सन 2 आ गया। इसी तरह हम जो है एरे भी इसकी बना सकते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसकी एक एरे भी बन सकती है। अब इस एरे के अंदर तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स टाइप के ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका ये है कि हम एक ऐसी एरे बनाएंगे जिसके अंदर स्ट्रक्चर के 10 ऑब्जेक्ट्स होंगे। अच्छा जी, अच्छा ये जो काम है यहाँ पर वो ये बता रहा है कि ये जो काम है एरे बनाने का, ये हम स्ट्रक्चर के साथ भी मेंशन कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, यानी कि जब हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है तो हम तब भी ये चीज़ मैनेज बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर के जो टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो 10 होंगे। अच्छा जी, जो वैल्यू है इसकी, अब यहाँ पर वैल्यू सेट हो रही है। ठीक है, ये हमने जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम सेट कर दिया, फिर हमने लास्ट नेम सेट कर दिया, और यहाँ पर NIC चूंकि हमारा सब स्ट्रक्चर है तो हमने उसकी जो फील्ड 1, फील्ड 2 और फील्ड 3 जो है वो असाइन कर दिया। इसी तरह हमने उसकी हाइट भी सेट कर दी है। अब जो हमने अगर डिफरेंट फील्ड को स्ट्रक्चर की एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पर, ये फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है पर्सन टू डॉट हाइट। ठीक है, इसी तरह वो हमने इनिशियलाइज कर दी हाइट उसकी। जो आइडेंटिफिकेशन है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 डॉट ऑपरेटर हैं। ठीक है, एक तो पर्सन 2 जो है वो रिकॉर्ड का है, और फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो CNI का है, NIC का है, और उसकी जो है वो फील्ड हमने एक्सेस की है, उसको बेसिकली इनिशियलाइज यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह बाकी यहाँ पर भी ये इनिशियलाइजेशन कर देंगे हम। और हमने इनिशियलाइजिंग करवाया। नहीं, यहाँ पर वो एग्जांपल के तौर पे बता दिया ना कि ये ऐसे इनिशियलाइज होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही इनिशियलाइज हो जाएगा। जो ऊपर हमने लिखा जहाँ सबा हान 1 2 3 1 2 3, वहां पर क्या किया हमने, वहां वहाँ इनिशियलाइज नहीं वहाँ भी करवाया। इनिशियलाइज करवाया है, वहाँ भी इनिशियलाइज करवाया है। यस ये भी इनिशियलाइजेशन है, ये पर्सन 2 की इनिशियलाइजेशन है। यस सर। Structure can be used as variables such that the value is assigned to another variable of the same type। ठीक है, अब हमने दो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाए हैं स्ट्रक्चर के। ठीक है, पर्सन 1 और पर्सन 2। अब हम कर क्या रहे हैं, पर्सन 2 को पर्सन 1 की वैल्यू कंप्लीट जो है वो असाइन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि हम स्ट्रक्चर के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्ट्रक्चर की जो लिमिटेशन होती हैं, ठीक है, उसमें हम कंपैरिजन और अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह या इसकी इक्वालिटी वगैरह चेक नहीं कर सकते। लाइक हम ये नहीं चेक कर सकते कि पर्सन 1 जो है वो लेस देन है पर्सन 2 से या नहीं। ठीक है, फिर इसमें एक और लिमिटेशन जो है जो कि ऑब्जेक्ट्स में नहीं होती, वो ये कि हम सिर्फ डॉट का ऑपरेटर लगा के ही किसी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। लाइक हम ये नहीं कह सकते पर्सन 1। मीनवाइल जब आप क्लासेस बनाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपने अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन 1, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली उसको सी आउट करवाएंगे तो जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू होगी, जो उसके कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास हुई होगी, वो सारी की सारी शो हो जाएगी। लेकिन स्ट्रक्चर की ये लिमिटेशन है कि स्ट्रक्चर में डायरेक्ट एक्सेस नहीं है।
सर अगर मैं सी आउट डॉट के साथ यूज करता हूँ, मतलब कोई स्पेसिफिक उसके अंदर जो हमें कोई डाटा टाइप दी हुई है, तो वो भी सी आउट हो सकती है ना? और सर आपकी आवाज लैग हो रही आप ऐसे करके अगर फर्स्ट नेम, है। यस सर, यस हाँ, सर। ये तो हो सकता है। ये तो हो सकता है ना कि आप उसको डॉट ऑपरेटर लगा के कोई भी फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। वो तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पर देख लिया ना। सी आउट आगे आएगा उसका, मैं दिखाता हूँ उसको। अच्छा जी। अच्छा, स्ट्रक्चर जो है एज एन अरे वो बिहेव कर सकती है। हमने जिस तरह यहाँ पर कहा था कि हम जो स्ट्रक्चर की, किसी भी स्ट्रक्चर की अरे बना सकते हैं, ठीक है, तो वो बिहेव करेगी जिस तरह नॉर्मल अरे बिहेव करती है। अब जिस तरह हम इंट अरे, ठीक है, उसके अंदर उसका साइज मेंशन कर देते हैं, इसी तरह हम जो स्ट्रक्चर है उसका भी उसको एज अ अरे कंसिडर कर सकते हैं। अब क्या होगा, स्ट्रक्चर का जो हर एलिमेंट होगा वो एक इंडेक्स के साथ बिलोंग करेगा। लाइक जिस तरह अरे के अंदर जीरो इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी होती है, इस वन इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी होती है, इस तरह स्ट्रक्चर के जीरो इंडेक्स पे वो उसकी तमाम की तमाम फील्ड्स पड़ी होंगी जो कि हमने डिक्लेयर की गई हैं। अब जिस तरह यहाँ पर है, हमने अरे बना दी है रिकॉर्ड की, ठीक है, रिकॉर्ड का जो उसका रिकॉर्ड की नेम है बेसिकली फैमिली है। अब हम क्या करेंगे, वो फैमिली के अंदर वन पास किया, ठीक है, फैमिली एक ऑब्जेक्ट है उस रिकॉर्ड अरे का, उस रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का। और हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, उसमें इंडेक्स सिर्फ पास कर रहे हैं, उसकी तमाम की तमाम फील्ड एक्सेस कर रहे हैं। इस तरह फैमिली आई और डॉट लास्ट नेम, फैमिली आई डॉट उसका एनआईसी नंबर, ये सारी की सारी फील्ड्स उस इंडेक्स से एक्सेस हो सकती हैं। सर इसकी समझ नहीं है, ये फैमिली जो ये ब्रैकेट में आई लिखा हुआ है, फैमिली यहाँ क्या चाहिए? आपको ये नोट, स्टिकी नोट नजर आ रहा है ना? यस सर। फैमिली यहाँ पर ये चीज है, इसको उन्होंने कहा हुआ है, इसको उन्होंने अरे बनाया हुआ है। अब कह लें कि 6, ठीक है, ये चीज है। तो बेसिकली रिकॉर्ड का जो ऑब्जेक्ट है फैमिली, ठीक है, उसको एज अ अरे कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ सर जो फर्स्ट नेम होंगे, जितने भी फैमिली रिकॉर्ड होंगे, उनके वो प्रिंट हो जाएंगे। वो 6 तक जो है, जितने 6 फैमिली मेंबर्स हैं उनके फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाएंगे। सही है। अच्छा जी। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह आनी है, वो देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, फंक्शन डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि हम उसको कोई भी उसकी वैल्यू जो है इनिशियलाइज नहीं करवाते, हम जस्ट उसकी जो रिटर्न टाइप है जो कि इंट, वो मेंशन कर देते हैं, फंक्शन का नेम मेंशन कर देते हैं, उसकी बॉडी जो है वो मेंशन करते हैं, उसके अंदर जो पैरामीटर आते हैं वो मेंशन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन बेसिकली जो ये चीज़ है ना, इसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं उसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। मीनवाइल जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जिस तरह अब ये है, ये टू जो है ये एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ पर इंट ए ये फॉर्मल पैरामीटर है, ये जो टू है ये एक्चुअल पैरामीटर है। अच्छा जी। वो बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन जो होती है, ये कंपाइलर को बताती है कि ये एक फंक्शन टाइप है, इसकी जो इसको जो वैल्यू असाइन होगी वो बाद में असाइन होगी, ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल आ जाता है जिसके अंदर हम उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। जहाँ से भी वो डिक्लेयर हुआ है या इनिशियलाइज हुआ है, हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। यानी कि उस पर जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है, या कोई इनपुट या कोई आउटपुट होनी होती है, वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। अच्छा जी, फिर फंक्शन डेफिनेशन है आपकी, जिसके अंदर हम जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाना होता है उसका कोड लिखते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर ए को ए से मल्टीप्लाई करवा के रिटर्न करवाना है। अब यहाँ पर चूंकि इसकी इंट टाइप है तो रिटर्न होना ज़रूरी था, इसलिए यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। यहाँ पर मैं दोबारा एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ, वो ये कि ये जो इंट ए है फंक्शन डिक्लेरेशन में, ये फॉर्मल पैरामीटर है, और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तब इसको एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो ये कि फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर के बाहर भी डिफाइन हो सकता है और स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफाइन हो सकता है। सर जी यहाँ रिटर्न ए स्टार के लिखा हुआ है, जी। वहां पर सर जो आंसर जब हम कॉलिंग में फंक्शन यूज करेंगे तो जो आंसर आएगा, अगर सी आउट स्केयर 2 लगाते हैं तो आंसर 4 आएगा। सी आउट केयर टू यस सर, अगर स्केयर रिटर्न 2 कर। का। मैं बताता हूँ आपको। नहीं, सी आउट हमें वाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक चीज रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो मस्ट है, सेव होनी पड़ेगी। ठीक है, ये इंट वाई जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये क्योंकि जो स्केयर यस हमें चीज एक रिटर्न करनी है, वो हम पहले किसी और वेरिएबल में सेव करवाएंगे। हम यहाँ पर सी आउट वाई लिखेंगे। यस सर, तो सर आंसर क्या आएगा? आंसर उसका 4 आएगा, हम क्योंकि स्केयर में 2 पास यस कर सर, रहे हैं। यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने एक क्यूब का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, उसकी तमाम की तमाम जो फील्ड्स हैं, इन हाइट, विड्थ, लेंथ, ये यहाँ पर बता दी है, डिक्लेयर कर दी है बेसिकली। ठीक है, और फिर उस हमने एक फंक्शन लिखा है, स्ट्रक्चर के अंदर ही हम फंक्शन लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब ये सारा मेन का कोड है। ठीक है, इंट मेन का। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया क्यूब बॉक्स 1, जो वैल्यू है उसकी फील्ड की, ये हाइट विड्थ और लेंथ की, ये पास कर दी है। उसके बाद हम इन टाइप का एक और वेरिएबल बना रहे हैं बॉक्स 1 वॉल्यूम, और उसको असाइन क्या करवा रहे हैं, उस बॉक्स टाइप का जो वॉल्यूम फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि बॉक्स 1 हमारा ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का, और डॉट ऑपरेटर लगा के उसका फंक्शन गेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो कंफ्यूजन होती है, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि क्लास और स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर में हम डेटा मेंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, प्रीवियस सेमेस्टर जब मैं पढ़ाया था तो डबल ई के बच्चों को ये कंफ्यूजन थी कि क्योंकि उनको टीचर ने ये बताया था कि स्ट्रक्चर और क्लास का डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शंस नहीं लिख सकते, जबकि क्लास के अंदर फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये बात जो है वो गलत है। हम स्ट्रक्चर के अंदर भी फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह हम क्लास के अंदर फंक्शन लिखते हैं, सेम उस तरह हम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लास और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एक तो डिफरेंस ये है कि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते स्ट्रक्चर के अंदर, जबकि क्लास के अंदर कर सकते हैं। आगे जाके आपको और भी फर्क नजर आएंगे इसके। अच्छा जी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर और क्लास का डिफरेंस ये है कि जो डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी होती है स्ट्रक्चर की वो पब्लिक होती है, जबकि जो क्लास की डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी होती है वो प्राइवेट होती है। ठीक है, यानी कि क्लास आपने डिक्लेयर कर दी है, उसको बताया नहीं है कि वो पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, जो भी है। ठीक है, या उसके डेटा मेंबर को मेंशन नहीं किया, तो उसकी तमाम की तमाम जो फील्ड होंगी क्लास की, जिस तरह वो इंट ए बी सी जितने भी वेरिएबल होंगे वो सारे के सारे प्राइवेट होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम क्लास के वेरिएबल्स को पब्लिक करें तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये वाले पब्लिक हैं, ये वाले प्राइवेट हैं, ये वाले प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को हम फर्दर लेक्चर में डिटेल से भी देखेंगे कि इनकी लिमिटेशन क्या है,
अगर पब्लिक रखा जाए तो वेरिएबल कहाँ पर एक्सेस होता है, अगर प्राइवेट रखा जाए तो कहाँ पर नहीं एक्सेस होता, अगर ठीक है। बेसिकली यहाँ पर वो उसका बात करने का मकसद ये है क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ये प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर आ जाता है, इसलिए इसकी जो एक्सेस है ना वो पब्लिक है, ठीक है। जबकि क्लास जो है वो ऊप का पैराडाइम है और उसको एक्सेस है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, ताकि उसको उसके डेटा मेंबर्स हैं उसको कोई एक्सेस ना कर सके अनटिल एंड अनलेस जो प्रोग्रामर है वो इस चीज़ की इजाज़त ना दे। तो सर इसमें फिर हमें क्या फायदा है? स्ट्रक्चर से भी तो हमारा काम चल सकता है ना सर। बिल्कुल चल सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपने डेटा कुछ हाइड करना है, आपने यूज़र को जस्ट एडिशन की ऑप्शन देनी है, यूज़र को ये नहीं पता कि एडिशन हो कैसे रहा है, ठीक है। आपने यूज़र को एक्सेलरेशन की ऑप्शन देनी है, आपने यूज़र को ये नहीं बताना कि इंटरनल वायरिंग क्या है एक्सेलरेशन की। बेसिकली डेटा हाइडिंग जो है वो एक मेजर कॉन्सेप्ट है ओप का, जो कि हमें इस वे से मिलता है कि हम कुछ चीज़ों को प्राइवेट रख दें और कुछ चीज़ों को पब्लिक रख दें। सही है सर। अच्छा जी, अब इस तरह जो फंक्शन है वो आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका फंक्शन आ गया पर्सन रीड का, ठीक है। इस तरह वॉइड डिस्प्ले, ये एक अलग से फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन है, जिसके अंदर पर्सन टाइप का एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। ये जो है वो स्ट्रक्चर का नहीं है फंक्शन, ये वैसे ही ग्लोबल फंक्शन है। अ, अच्छा जी, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर से हट के जो है बाहर इस फंक्शन को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जी हम जो मेन है, मेन से हमने पर्सन P1 इज इक्वल टू रीड। अब जो रीड का फंक्शन है बेसिकली स्ट्रक्चर का है, जो कि हमें हमारे हमसे एक ऑब्जेक्ट लेता है पर्सन टाइप का, वो हमने P1 उसको दे दिया। जब वो P1 इसके पास गया, ठीक है, तो क्या होगा कि अच्छा जी, तो इसके जो फील्ड्स हैं आईडी, करेक्टर नेम और जीपीए, ठीक है, ये एक्सेसिबल है। यहाँ से जब पी गया तो ये चूंकि फॉर्मल पैरामीटर है एम, पर्सन एम, और ये P1 जो है ये एक्चुअल पैरामीटर है, जो कि एज ऑब्जेक्ट जा रहा है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मल पैरामीटर से एम से वो तमाम के तमाम फील्ड आईडी, नेम और जीपीए एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम जो डिस्प्ले फंक्शन है उसके अंदर सिर्फ हम आउटपुट करवा रहे हैं, हम एक पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ हम आउटपुट करवा रहे हैं कि ये इसकी आईडी, नेम और जीपीए जो है ये आउटपुट हो जाए। जी, आपने आज एक काम करना है, और आपने एक प्रोग्राम लिखना है, जिसका नाम जो है वो पॉइंट होगा, ठीक है। बेसिकली उसकी डेफिनेशन जो है प्रोग्राम की वो सारी की सारी ये है, ये मैं अभी अपलोड करता हूँ स्लाइड, ठीक है। ये छोटा सा एक काम है, बहुत ही इजी है, ये आपने करना है। Basically define 3 points and have the user input value of two of them, and then set the third point equal to sum of the other two। बेसिकली स्ट्रक्चर के थ्रू आपने ये वाला काम करना है, ठीक है। इसमें पहले दो नंबर्स को ऐड करके फिर वो जो उनका रिजल्ट होगा उसको तीसरे नंबर में ऐड करना है। हाँ जी, वो स्ट्रक्चर के थ्रू करें आप इसको, बड़ा इजी है ये प्रोग्राम लिखना। आगे क्लासेस आ जाती हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो। तो ये जो आपने लास्ट प्रोग्राम बताया ना, एक दफा वो फिर बता दें, इसके पीछे वाला सर। यस सर, कि यहाँ सर यहाँ जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं पर्सन P1 इक्वल टू रीड P1, ये जरा सर दोबारा बताएं, ये चीज एक्सप्लेन करें। बेसिकली पर्सन हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यस सर। उसका एक P1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
यस सर। वो P1 ऑब्जेक्ट जो है हमने पास कर दिया। अब रीड जो है वो फंक्शन है उस स्ट्रक्चर का, ठीक है, जो कि हमसे ये एक पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट लेता है। सही है हमने सर। उसको P1 पास कर दिया, ठीक है। पास इसलिए किया कि वो जो हमने यहाँ पर इनपुट आउटपुट करवाना था वो ये वाले मेंबर जो है ये एक्सेस कर सके। जिस तरह ये डिस्प्ले के अंदर हमने P1 पास किया है ना, तो इसलिए ये जो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर वो तमाम फील्ड जो है उसकी एक्सेस कर पा रहा है, सही है। ठीक है। हमने सिर्फ वो फंक्शन कॉल किया है, रीड पर्सन टाइप का एक फंक्शन है, और हमने वो फंक्शन कॉल किया है चूंकि वो हमसे पर्सन टाइप का एक पैरामीटर लेता है m। हमने वो पैरामीटर उसको पास कर दिया यहाँ। सही है सर। सर जी। अब ये जो लैब वाले मैम थी उन्होंने तो हमें सर दूसरी तरह पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट करना है। वो सर उन्होंने बताया था कि पर्सन डॉट आई डी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, इस तरह करके कुछ बताया था ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद ये सारा काम करना है। स्ट्रक्चर के अंदर यस सर। स्ट्रक्चर के अंदर न्यू करके, वो न्यू का कीवर्ड होता है बेसिकली। वो ना फर्क ये होता है, न्यू का मैंने पढ़ाना था लेकिन अभी नहीं पढ़ाना। वो जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो तब वो न्यू का कीवर्ड पढ़ाया जाता है। खैर मैडम ने अगर पहले पढ़ा दिया तो मैडम ने एक्सप्लेनेशन उसकी दी होगी ना, न्यू कीवर्ड क्या है। तो मैम ने इसी तरह कहा कि ये बेहतर है कि मैं रिकमेंड करूँगी आप इसी तरह करें। दूसरी तरह भी हो जाता है लेकिन इस तरह बेहतर अच्छा, रहता है। वो असल में फ़र्क ये होता है कि वो न्यू से भी ऑब्जेक्ट ही बनता है और इससे भी ऑब्जेक्ट ही बनता है, ठीक है। लाइक जब आप करती है ना आपको यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। न्यू पर्सन ऐसे किया था उन्होंने। यस मैम सर। अच्छा, वो बेसिकली ये होता है कि जब हम न्यू के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो इसका एक रेफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम आई थिंक वो शैलो कॉपी कहते हैं। वो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि यस बेहतर सर, जो मेमोरी के रिलेटेड बताया जाता है। बिल्कुल, जो ऊ पैराडाइम है बेसिकली ये मेमोरी मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम न्यू के जरिए करते हैं उसकी एक शैलो कॉपी बनती है, ठीक है। यानी कि अलग से मेमोरी के अंदर एक कॉपी बनती है, एक रेफरेंस अलग से क्रिएट हो जाता है। जबकि अगर हम न्यू के अलावा करते हैं तो उसकी शैलो कॉपी नहीं बनती, उसकी एक एक्चुअल कॉपी बनती है, यस सर। ठीक है। वो इंशाल्लाह आप मैडम से भी एक बार क्लियर कर लेना। और दूसरी जो बात है न्यू वाली, वो जब हम क्लासेस और उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ जो है वो मैं डिटेल से बताऊंगा कि शैलो कॉपी और जो एक्चुअल कॉपी है उसमें क्या डिफरेंस आता है। वो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट का थोड़ा सा है चीज़ें, तो अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा ताकि आपके लिए कहीं वो ज़्यादा ऑफ द टॉपिक ना हो जाए, ओके सर। ठीक है। आप अभी कल अपनी आसानी के लिए अभी सिर्फ ये समझ लो कि आप इस तरह भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और न्यू के साथ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? आपके सीआर साहब किधर है, वो नजर नहीं आते। सर आज के लिए इतना ही पढ़ना है।
हाँ जी, आज पुलिस में करना है, किसी पर्स में है तो वो ये अब सेलेक्ट ना। कर सकते हैं। हाँ जी जी, जा सकते हो। ओके सर, अटेंडेंस आ गई अल्लाह सर। हाफिज। जी हो गई टेंडर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।